जी बच्चे, हम कल पढ़ रहे थे कि साइंटिफिक वे क्या होता है और उसमें हम पहुंचे थे कि वेज ऑफ, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस के किसी भी जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने का तरीका क्या होता है, हाइपोथेसिस कैसे बनाया जाता है। ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और ख़ास तौर पे इसकी जो आगे दो वेज हैं उन वेज को अगर आप देखते हैं तो वो अक्सर औकात कंपैरिजन या डिफरेंस की फॉर्म में पूछ ली जाती हैं हमारे बोर्ड के पेपर्स में। ठीक है, सो हम इसको यहाँ से जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इसको देखते हैं, हमारी जो बुक है इसके हवाले से जब आप थोड़ा सा देखते हैं, हमारा भी टॉपिक ये चल रहा है बायोलॉजिकल मेथड, और हमने जो है वो जो जहाँ से हमने शुरू करना है वो ये पैराग्राफ है। ठीक है, ये आपके पास टू वेज ये मेंशन है, ये वर्ड जो है वो टू वेज का मेंशन है। अब इस हवाले से आप आइए नीचे चलते हैं, निचले पैराग्राफ पे देखिए, यहाँ पर इन्होंने दो तरीके बताए हुए हैं एक्चुअली हाइपोथेसिस के, लेकिन मैं इसको एक डिवीजन में करता हूं कि रीजनिंग एक तरीका है हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने का। ठीक है, अच्छा रीजनिंग क्या होता है? आमतौर पे अगर आप रीजनिंग को उर्दू में बोले तो रीजनिंग क्या होगा जी? रीजनिंग का मतलब उर्दू में क्या होगा? सॉरी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। रीजनिंग का एक्चुअल मतलब होगा आर्ग्यूमेंट्स, मतलब आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। आप जो है वो हमेशा रीजनिंग में क्या होता है, हमेशा रीजनिंग में एक तरीका फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं इफ देन, कि अगर ये होता है तो ये होता होगा। ठीक है, इफ दिस हैपन्स देन दैट कैन ऑल्सो हैपन। ये रीजनिंग का बेसिक जो है वो रूल है कि इसमें ये दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक इफ वाला और एक देन वाला। तो इफ और देन लॉजिक जो है वो रीजनिंग में, जो भी रीजनिंग होगी, चाहे वो इंडक्टिव रीजनिंग हो चाहे वो डिडक्टिव रीजनिंग हो। अब यहाँ पर आप लोगों की बुक में क्या लिखा हुआ है, आप लोगों की बुक में इन्होंने लिखा हुआ है कि डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इफ देन। देखिए, ये सिर्फ डिडक्टिव रीजनिंग में इफ देन नहीं यूज होता। जब भी आप रीजनिंग की बात करेंगे ना तो रीजनिंग में हमेशा इफ देन यूज होगा, वो चाहे डिडक्टिव रीजनिंग हो चाहे वो इंडक्टिव रीजनिंग हो। ये बात हमारे बच्चों में अक्सर जो है वो हमारे जो बच्चे हैं आमतौर पर जो पेपर देने जाते हैं या जो वैसे उनसे शॉर्ट क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, हाँ, ये जो अपने पेपर्स में पूछा जाता है, बोर्ड के पेपर्स के अलावा टेस्टों में, तो वो कहते हैं जी डिडक्टिव रीजनिंग इफ देन है। नहीं, सिर्फ डिडक्टिव इफ देन नहीं है। एक्चुअली जो डिडक्टिव और इंडक्टिव हैं वो दोनों ही इफ देन लॉजिक पे चलती हैं, यानी इफ दिस हैपन्स देन दैट कैन ऑल्सो हैपन। ठीक है, अब इसको हम सही तरीके से समझते हैं। पहली जो रीजनिंग की टाइप है, आर्ग्यूमेंट की पहली टाइप है, वो है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, अब जरा इसको हम देख लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ ए लार्ज ग्रुप एंड अप्लाइंग टू दैट रूल, इसको आप इस तरह, अप्लाइंग दैट रूल टू स्मॉलर ग्रुप। किसी एक लार्ज ग्रुप के बिहेवियर को स्मॉलर ग्रुप के बिहेवियर पर अप्लाई करना। ठीक है, इसका जो है वो एक मतलब हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जो है वो एक यहां से आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है कि इफ बर्ड्स हैव विंग। सबसे पहले अब यहां फोकस करें, यहां पर आपके पास क्या आ गया, यहां पर आपके पास सबसे पहले आ गया इफ। ओके, फिर आपके पास आ गया दूसरी चीज फोकस करने वाली, क्या है, बर्ड। अब फोकस करें, पहली बात, इफ जो है वो किसका है, इफ जो है वो रीजनिंग का जरूरी वो है, कंपोनेंट है, इफ जरूर आना है। ठीक है, दूसरी बात, बर्ड छोटा ग्रुप है या बड़ा ग्रुप है?
बर्ड बड़ा ग्रुप होगा या छोटा ग्रुप होगा? बड़ा। इसको मैं अभी जो है, आपका आंसर ठीक है, लेकिन इसको मैं आगे मजीद लिख के उसके बाद आपसे डिस्कस करता हूं। इफ बर्ड्स हैव विंग्स एंड स्पैरो इज अ बर्ड, देन, अब ये देखिए, देन भी आ गया, देन स्पैरो हैज विंग। अब ये इंतहाई गलत अंदाज से आपकी बुक में ना ये एग्जांपल लिखी हुई है, मैं इसको सही तरीके से बताता हूँ कि इफ, अच्छा इसको आप देखेंगे, इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड स्पैरो है, हाँ बिल्कुल, इसको इस तरह लिखते हैं, एंड स्पैरो हैज विंग्स देन स्पैरो इज ऑल्सो अ बर्ड। अब यहां पर देखिए हुआ क्या है। सबसे पहले तो अब आप इन अल्फाज पर गौर करें, बाकी बातें बाद में करेंगे। बड़ा ग्रुप कौन सा है? बर्ड। स्पैरोज बर्ड्स की एक एग्जाम्पल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने बड़े ग्रुप को कंसल्ट करते हुए बड़े ग्रुप की एग्जाम्पल किस पे अप्लाई कर दी? छोटे ग्रुप पे अप्लाई कर दी। इसको आप कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अब ये इसमें हुआ क्या है, हमने कहा अगर तमाम बर्ड्स के पास पर होते हैं और स्पैरो के पास भी पर हैं, तो इसका मतलब है स्पैरो एक बर्ड है, ठीक है। इसको आपकी बुक में डिफरेंट अंदाज से लिखा हुआ है, इधर देखिएगा। हाँ जी, इफ दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स। हालांकि इसको थोड़ा सा उलट होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था कि अगर तमाम वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास विंग्स हैं वो बर्ड्स कहलाते हैं और चिड़िया के पास भी पर हैं, तो चिड़िया भी क्या कहलाएगी? चिड़िया भी परिंदा कहलाएगी, ठीक है। दोनों, आप चाहे बुक की एग्जांपल को देखें, बुक में क्या लिखा हुआ है? इफ बर्ड हैव विंग्स एंड स्पैरो इज अ बर्ड देन वी कंक्लूड दैट स्पैरो हैज विंग्स। ये तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? इफ ऑल बर्ड्स हैज विंग्स एंड स्पैरो हैज आल्सो हैज विंग्स देन वी कंक्लूड दैट स्पैरो इज अ बर्ड। दोनों अंदाज से किया जा सकता है। शर्त क्या है? दो शराइत हैं जिनको मैंने यहां पर अब आपको ये हाईलाइट करके बता दिया। एक ये कि वो आपका जो डिडक्टिव है वो इफ देन हो, वो हर रीजनिंग में होगा, वो चाहे डिडक्टिव हो चाहे इंडक्टिव हो। दूसरी बात, बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ आने को आप कहते हैं डिडक्टिव। ये शराइत पूरी होंगी, देन यू कैन से दैट इट इज डिडक्टिव रीजनिंग। अब क्या होता है? होता कुछ यूं है कि मैं जो है वो किसी एक रैंडम एग्जांपल ले आते हैं। हाँ चले, बड़े मजे की एग्जांपल है। हमें जो है वो एक अंदाजा हुआ है कि जब भी मच्छर काटेगा तो मलेरिया होगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, जब भी मच्छर काटेगा तो मलेरिया होगा। अब हमें जो मच्छर नजर आता है हम कहते हैं इसके पास मलेरिया होगा। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इफ मॉस्कीटो, इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं एक और एग्जांपल के तौर पर। इफ मॉस्कीटो बाइट, इफ मॉस्कीटो बाइट कॉजेज मलेरिया देन वी कैन से दैट अ पर्टिकुलर मॉस्कीटो विल ऑल्सो कॉज मलेरिया। जबकि आपको पता है कि हर मच्छर के कांटे से मलेरिया नहीं होता। कौन सा मच्छर होता है जिसके कांटे से मलेरिया हो सकता है? हाँ जी, जल्दी से, कौन सा मच्छर होता है यार? इतना तो याद ही होगा, 9th आपको। सर क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कौन सा मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया हो सकता है? एनोफ्लीज। एनोफ्लीज, एनोफ्लीज मॉस्किटो है जिसके काटने से मलेरिया हो सकता है। अब जरा आइए, ये हमें पता है कि एनोफ्लीज से काटने से होता है, लेकिन हमारा तजर्बा क्या है? जिस भी मच्छर ने काटा हमारे तजर्बे पे डिपेंड करता है ना। देखें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक चीज का हमें पहले से इल्म है। हम अगर कब लगाते हैं? जब भी हम वर्ड में अगर लगाते हैं यानी इफ लगाते हैं, इसका मतलब है हमें इसका पहले से इल्म है। अगर मच्छर के कांटे से जो है वो मलेरिया होता है
तो फिर ये जो मच्छर मुझे नजर आ रहा है इसके कांटे से भी मलेरिया होगा। वो मैंने जनरल बात की, ये मैंने स्पेसिफिक बात की। तो डिडक्टिव रीजनिंग का रूल क्या है, जब आप क्या करते हैं, जब आप जनरल से, हाँ, जब आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं तो फिर वो रीजनिंग क्या कहलाती है, डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। मुझे लगा कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो मेरे सामने जो मच्छर बैठा है मैं उसको भी कहता हूं कि उसके काटने से भी मलेरिया होगा। वो चाहे उसके काटने से मुझे मलेरिया होता है या नहीं होता, वो बाद की बात है। तो इसका मतलब है किसी एक का रूल जानने से मैंने वो रूल जब सब पे अप्लाई कर दिया तो वो पाथवे क्या कहलाएगा, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और वो जो रीजनिंग होगी वो क्या कहलाएगी, वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। इसको उलट कर दें। उलट आप क्या करेंगे जरा देखिए, जब आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप से जनरल की तरफ आएंगे तो ये रीजनिंग क्या कहलाएगी, इंडक्टिव रीजनिंग। ये बड़ी आसान है। इसको समझने के लिए मैं अब आपको जो है वो कहता हूं, आप एक एग्जांपल ले आए। जी बेटा, एग्जांपल आप ले आए नेफ्रॉन की। मुझे बताइए कि क्या आप सारे नेफ्रॉन पढ़ते हैं किडनी में से? क्या आप सारे नेफ्रॉन पढ़ते हैं या कोई एक पढ़ के सब पे रूल अप्लाई कर देते हैं? एक पढ़ते हैं। हम एक पढ़ते हैं और सब पे वही रूल अप्लाई कर देते हैं। तो जब हम एक पढ़ते हैं, किसी एक चीज का फिनोमिना बड़े ग्रुप पर अप्लाई करते हैं, तो ये देखिए स्पेसिफिक का क्या मतलब है, एक बहुत छोटे से ग्रुप का फिनोमिना था, उसको आपने एक बड़े ग्रुप पर अप्लाई कर दिया। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के साथ साथ दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं न्यूरॉन की। अब न्यूरॉन क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता है, न्यूरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब आप सिर्फ एक न्यूरॉन पढ़ते हैं और आप ये कहते हैं कि ब्रेन का फंक्शन हमें समझ आ गया। कैसे? उसकी वजह यह है कि हमने एक न्यूरॉन पढ़ा, उसकी इंडक्टिव रीजनिंग के जरिए हमने कहा कि ब्रेन के सारे न्यूरॉन ऐसे ही वर्किंग करते हैं। दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। एग्जाम्पल कॉमन लाइफ के ले लेते हैं। कॉमन लाइफ की एग्जांपल ये है, किसी क्लास में एक बच्चा बहुत ही बदतमीज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ मैं उस क्लास में गया हूँ तो उस बच्चे ने जो है थोड़ा सा मिसबिहेव कर दिया। अब वो मिसबिहेवियर से मैं क्या कहूँगा, ये क्लास ही बदतमीज है। ये डिडक्टिव है कि इंडक्टिव है? ये इंडक्टिव है। जी बिल्कुल, ये इंडक्टिव है, क्योंकि मुझे एक बच्चे के तजर्बे पे मैंने पूरी क्लास को कह दिया। आमतौर पे यही होता है ना, आप कहते हैं यार मुल्क से बाहर जाके छोटे सा ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान जब मुल्क से बाहर रह रहा होता है, और आप क्या करते हैं, आप जब जो है वो बाहर जाते हैं और आप किसी वजह से बदनाम करने का बायस बनते हैं कंट्री को, तो क्या होता है, आप क्या कहा जाता है कि आपने पूरी कंट्री को बदनाम कर दिया। हालांकि आप एक पर्सन है, आप एक पर्सन ने वो हरकत की है और वो पूरी कंट्री के लोगों का कि पाकिस्तानी तो है ही ऐसे, जो नाम रोशन करते हैं, हम कहते हैं मुल्क का नाम रोशन किया। वो इंडक्टिव पाथवे, ठीक है। हाँ, अगर लोगों को ज्यादा सारे ममालिक को पाकिस्तानियों की तरफ से धोखा मिला, ठीक है, और एक बंदा आया पाकिस्तान से, वो खुद तो बेचारा ठीक था, लेकिन एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से उस एक बंदे पे भी इल्जाम लग गया कि ये पाकिस्तानी है, ये फ्रॉड होगा, तो ये क्या है, डिडक्टिव। ये डिडक्टिव। आपने बड़े सारे ग्रुप की वजह से एक बंदे पे भी इल्जाम कर दिया। एक बंदे की वजह से ज्यादा लोगों पे इल्जाम करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव, स्पेसिफिक टू जनरल। तो इस तरीके से आप जो है वो करते हैं, जो है वो इसकी एग्जांपल एक और ले आता हूं मैं। इस तरीके से हाइपोथेसिस डिजाइन करते हैं। इफ अ मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया, then all mosquito can cause malaria। हालांकि हमें पता है कि ये ठीक नहीं है, हर मॉस्किटो मलेरिया नहीं करता। एग्जाम्पल मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं कि आप अब मुझे बताइए कि ये इंडक्टिव की एग्जाम्पल है या डिडक्टिव की एग्जाम्पल है? इंडक्टिव। ये इंडक्टिव की एग्जाम्पल है। ये इंडक्टिव की एग्जाम्पल कैसे है बच्चे? ये इंडक्टिव की एग्जाम्पल ऐसे है कि मैंने यहां लिखा है इफ अ मॉस्किटो, इफ अ मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया देन ऑल मॉस्किटोज लिखना चाहिए था, कैन कॉज मलेरिया। मैंने स्पेसिफिक टू जनरल कर दिया। अब इसमें और इस एग्जाम्पल में देखते हैं, इफ मॉस्किटो बाइट कैन कॉज मलेरिया देन वी कैन से दैट अ पर्टिकुलर मॉस्किटो
विल ऑल्सो कॉज मलेरिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था कि मेरे पास एक बड़ा ग्रुप ऑफ मॉस्किटो था, मैंने उसकी जो उसका कसूर था वो एक अकेले पर भी धर दिया। यहाँ पर क्या है, एक छोटे से मच्छर के कांटे से अगर मुझे मलेरिया होता तो मैं हर मच्छर से डरना शुरू हो जाता हूँ कि ये भी जो है वो मलेरिया कॉज करेगा। एग्जाम्पल है सांप। एक सांप का कांटा जो है वो कर सकता है, हमें खौफजदा कर सकता है कि हर सांप का कांटा जहरीला होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। आमतौर पे जो जहरीला होता है वो भी इंसानों से बचता है, लेकिन जो जहरीला नहीं होता वो तो बिल्कुल करीब नहीं आता। अब यहाँ पर आइए दूसरी डिडक्टिव पे। हमें जब मरने की खबर मिलती है तो ऑब्वियसली किसके किसके काटने से मरने की खबर मिलती है, जहरीले के काटने से ही मरने की खबर मिलेगी ना हमें, ठीक है। तो अगर हमें मरने की खबर जहरीले सांप के काटने से मिलती है तो हम क्या समझना शुरू कर देते हैं कि ये जो सांप मुझे सामने नजर आ रहा है ये भी जहरीला होगा, हालांकि वो जहरीला चाहे ना हो। लेकिन मैंने जनरल तजर्बे की बुनियाद पे स्पेसिफिक पर भी वही रूल अप्लाई कर दिया, और अगर एक सांप के कांटे से मौत हुई है तो मैं अब हर सांप से डरूंगा। मैंने स्पेसिफिक के बिहेवियर को जनरल पे अप्लाई कर दिया। तो आप जनरल के रूल को स्पेसिफिक पे करते हैं तो वो डिडक्टिव है, और जब आप स्पेसिफिक के रूल को जनरल पर अप्लाई करते हैं तो वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है। इसके बाद अजीब बच्चे यहां तक कोई सवाल आपका? नहीं, कोई नहीं। यार ऐसे तो ना करो, कोई तो क्वेश्चन होगा। चल ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग हो गई बच्चे। आप लोग बड़े खामोश बैठे हैं पहले दिन के बाद से, वरना शुरू में बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। क्या मसला है? खैरियत है? दिल नहीं लग रहा आप क्लासेस में? समझाते बहुत अच्छा हैं? क्या कह रहे हो? आप समझाते बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है यार, कुछ ना कुछ तो बीच में से कोई रैंडम क्वेश्चन निकल के आ जाता है। जी, हुजैफा और अरहम खास तौर पे, ये बाकी बच्चे तो पहले दिन से मेरे साथ चलें। ये तो शायद आप लोग नए नए आए हैं, तो कोई आप लोगों का प्रॉब्लम, चलें यहाँ रुक के थोड़ा सा ये सुन लेते हैं। कोई प्रॉब्लम वगैरह ऑनलाइन क्लासेस का रैंडम बता सकते हैं आप, हमारे नाइस एकेडमी का या वैसे मेरी क्लास का? नो सर। पक्की गल है? चलो यार, मर्जी वाले हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कुछ और मजीद तरीके भी हैं, कुछ और मजीद तरीके भी हैं। जैसे आप हाइपोथेसिस अपने जहन में बना लेते हैं। इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब होता है इल्हाम होना। इल्हाम होना, इल्हाम का मतलब होता है कि यकदम बैठे बैठे दिमाग में कोई झपाका हुआ और आपको किसी बात की सपोज्ड स्टेटमेंट मिल गई। सपोज्ड, ठीक है, बैठे बैठे एकदम। जैसे आप लोगों ने अगर एक आर्किमिडीज जो है उसका जो है ना वो एक वाकया मशहूर है कि वो बादशाह के ताज जो है ना उसके बारे में बादशाह को शक था कि ये जो ताज बना हुआ है ना इसमें मिलावट है। तो उसने आर्किमिडीज को कहा कि जी इसमें मिलावट का पता करो। तो वो बड़े दिन से पता करने में बड़े तजर्बे किए, कुछ नहीं निकला। सोचता रहा तजर्बा कैसे डिज़ाइन करूं। अच्छा जी ठीक है। फिर उसके बारे में कहते हैं कि उसने जो है वो नहाने के लिए एक टब में बैठा। तो जब वो बैठा तो पानी की सतह ऊपर आ गई। अब उसके जहन में उस वक्त जो भी चल रहा था, लेकिन उसने किसी भी शय में मिलावट होने से बढ़ने वाले वॉल्यूम का कोई रूल बनाया। उस वक्त मेरे जहन में एग्जैक्ट रूल नहीं है, लॉ बनाया। तो उस वक्त उसकी एक्साइटमेंट देखने में, तब हुआ क्या है, हुआ ये है कि डिफरेंट नुक्तों को मिलाते हुए जहन में कोई एक स्टेटमेंट बन जाना
जो एक्सपेरिमेंट से ना गुजरी हो बल्कि फर्जी हो, उसको आप कहते हैं इमेजिनेटिव या इंट्यूटिव हाइपोथेसिस। उसको आप इंट्यूटिव या इमेजिनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। इमेजिनेशन कि ऐसा हुआ होगा, आपने ऑब्जर्व उस तरह नहीं किया लेकिन अपने जहन में एक स्टेटमेंट जो है वो बना ली। फिर होता है एस्थेटिक प्रेफरेंसेस। बाज़ औक़ात जो है वो आप किसी चीज़ की अपीयरेंस को प्रेफर करते हैं। अपीयरेंस को प्रेफर करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं दिया करता हूं कि दो आपके पास क्यारियां हैं और उन दो क्यारियों में एक में डल कलर के फूल हैं, एक में लाइट बड़े भड़कीले कलर के फूल हैं। जो डल कलर के फूल हैं, मक्खियां उसकी तरफ नहीं जाती बल्कि ज्यादातर किसकी तरफ जाती हैं? जो भड़कीले कलर के हैं। तो आप कहते हैं कि इफ द इंसेक्ट्स पोलिनेट या if the attractive color, if the shiny color attract the insects, then the flower bed with the shiny color will attract the bees। मतलब इस तरह से किसी भी चीज की अपीयरेंस को, किसी भी चीज के मॉडल को, किसी भी चीज को अपनी पसंद, आपको जो चीज पसंद है उस बुनियाद पे भी आप हाइपोथेसिस ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है। फिर आइए रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज। आप रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज की बुनियाद पर, मतलब आप अपने रिलीजन की किसी चीज को हाइपोथेसिस बना लेते हैं। रिलीजन की किसी भी चीज को हाइपोथेसिस बना लेते हैं जिसके बारे में मैंने आपको साइंटिफिक मेथड में मना किया था कि ये हरगिज नहीं करना। और वो क्या होता है? फर्ज करें कि हम कहते हैं कि जी फलां चीज, हाँ, आप कहते हैं कि जी आपने एक हदीस सुन ली कि पानी पीना खाने से पहले बहुत फायदेमंद। अब बस उसको ऐसे ही रखें, उसको उसके पीछे साइंस के जरिए प्रूफ करना उसको, वो मेरी समझ के मुताबिक कोई ऐसा प्रॉपर और अच्छा तरीका नहीं है। मतलब मुझे एक चीज अगर बताई गई है तो मैं उसको टेस्ट करने के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर ना करता रहूं। ठीक है? तो ये जो चीज है ना कि मैं अगर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता हूं अपने किसी बताई हुई रिलीजियस बात पे, भाई मेरी रिलीजियस बात है, मुझे यकीन है, उसके अलावा जो चीजें हैं वो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर रिसर्च करूंगा। क्या ऐसा नहीं है कि बहुत सी बातें हैं जो मतलब हमें अब पता लग रही हैं साइंस के जरिए? ठीक है, तो वो चीजें जो हैं उनके ऊपर रिसर्च करें, लेकिन अपने रिलीजियस बेस्ड आइडिया को हाइपोथेसिस की भींट ना चढ़ाएं। लोग ये भी करते हैं, लोगों ने, मतलब क्रिश्चियंस ने खुद ये काम किया। मैंने मतलब ये चीज़ सुनी थी, मुझे कंफर्म नहीं है, ना ही मैंने खुद देखा है, लेकिन मैंने वीडियोस ऐसी देखी हैं मुख्तलिफ क्वेश्चनिंग आंसरिंग की। उसमें क्या है कि मतलब उन्होंने बाइबल के जो बताए गए थे रूल्स, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हाइपोथेसिस शुरू कर दी। अब वो उन्होंने गड़बड़ की या क्या की, लेकिन होते 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 वो मजहब की अहमियत से बिल्कुल निकल आए। तो असल बात है अहमियत, आपका अकीदा क्या है। अगर आप बिलीव करते हैं, फिर अपने रिलीजियस को साइंस पर परखने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलीजन को, अकीदे को यकीन रखें, साइंस को और चीज़ों में सर्फ करें। ठीक है? तो रिलीजियस आइडिया जो है उस हवाले से हाइपोथेसिस बनाना मुनासिब बात नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आगे जो है वो अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आगे चलते हैं। कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस। अब कंपैरिजन एंड एनालॉजी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दो डिजीजेज मैं आपको देता हूँ। दो डिजीजेज कौन कौन सी हैं? एक है आपके पास मलेरिया, और उसके कंपैरिजन में आप वर्सेस ले आते हैं डेंगू को। अब मलेरिया और डेंगू में क्या चीजें सिमिलर हैं? जी बच्चे। मॉस्किटोज। मॉस्किटो, ओके। और बुखार? फीवर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। और अगर हम बचना चाह रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, एएफए किंग ने जो हाइपोथेसिस बनाया था कि जो लोग आग के करीब सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, अगर मच्छरदानी में सोते हैं तो उनको मलेरिया नहीं होता। यही दोनों रूल किस पे अप्लाई किए जा सकते हैं? डेंगू पे। ठीक है, लेकिन अब डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस देखिए, वहाँ जो मॉस्किटो है वो एनोफ्लीज है मलेरिया में, यहाँ मॉस्किटो एडीज एजिप्टाई है। वहाँ जो पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम है, यहाँ पॉजिटिव एजेंट वायरस है। ठीक है, उसके बाद उस मच्छर की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, इस मच्छर की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है।
मलेरिया के केस में जो आरबीसीज हैं वो इफेक्ट होते हैं, डेंगू के केस में प्लेटलेट्स इफेक्ट होते हैं। ये डिफरेंट किस्म के कंपैरिजन और सिमिलैरिटीज और एनालॉजीज ड्रॉ करके हम ये देखते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस कैसे बन सकता है। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर अनदर सम अदर। अच्छा, ऐसा कई बार हुआ है कि साइंटिस्ट, अच्छा ये मैं आपको यहां पर लिख कर देता हूं कि मैनी टाइम्स व्हाइल स्टडिंग अ स्पेसिफिक स्पीशीज साइंटिस्ट फाउंड अनदर स्पीशीज। मतलब ऐसा भी होता है कि सम टाइम आप कर कुछ रहे होते हैं, निकल कुछ आता है। जैसे पिछले दिनों एक दो और डिस्कवरीज हुई थी कि किया कुछ और, करने कुछ और गए थे, लेकिन एक नई डिस्कवरी करके लिया। ये भी जो है वो किस में आता है, ये भी हाइपोथेसिस को ड्रॉ करने में हेल्प करता है, हाइपोथेसिस बनाने में ये चीज़ भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जो है ये 5 और तरीके हैं, लेकिन एक्चुअली जो तरीका साइंस में फॉलो किया जाता है वो यही है, रीजनिंग वाला तरीका। ठीक है, इसके बाद आइए जनाब, इसके बाद आ जाता है जी थ्योरी। यहाँ से आपका जो आर्टिकल है थ्योरी का वो इस आर्टिकल में मौजूद है। और थ्योरी क्या होती है, जब आप रिपीटेडली हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं, रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हाइपोथेसिस पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन इंक्रीजेस साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट फॉल्सिफाइड। याद रखिए कि अगर कोई हाइपोथेसिस ट्रू साबित होता रहे, ट्रू साबित होता रहे, एक्सपेरिमेंट्स आप करते रहे, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे सिर्फ। अच्छा, फिर साइंस में एक और शर्त है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो काम आप कर सक रहे हैं वही काम दूसरा बंदा भी कर सके। ऐसा ना हो कि मैं एक चीज को एक्सपेरिमेंट किए जा रहा हूं, तो सिर्फ मैं वो थ्योरी नहीं बना सकता, वही काम दूसरे लोग भी करें और उनके भी वही नतीजे आए, वो उसको गलत साबित ना कर सकें, तो फिर वो चीज जाके थ्योरी बनती है। साइंस का ये रूल है भाई। अगर मैंने फर्ज करें कि मैंने एक रिसर्च किया जिसमें मैंने मिट्टी के सैंपल इकट्ठे करने थे। अब मैंने अपने मुल्क से मिट्टी के सैंपल इकट्ठे कर लिए, वो बंदा मेरे मुल्क आके मिट्टी के सैंपल इकट्ठे नहीं कर, एग्जांपल के तौर पर बात करूं, मिट्टी के सैंपल इकट्ठे नहीं कर सकता। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो बात ही बिल्कुल खराब हो गई। क्यों? क्योंकि मैं अगर दूसरे लोगों को रिसर्च का मौका नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि मेरा हाइपोथेसिस कभी थ्योरी नहीं बन सकता। थ्योरी बनाने के लिए या साइंस में जो तरीकाकार है वो क्या है कि एवरी साइंटिस्ट मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्टेन एविडेंसेस। ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। हर साइंटिस्ट के पास ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करने का इक्वल चांस होना चाहिए। इक्वल चांस होने के बाद आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर वो फॉल्सिफाई ना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि अगर वो फॉल्सिफाई ना हो, तो फिर एनी हाइपोथेसिस टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एवर बीइंग फॉल्सिफाइड इज कंसीडर्ड वेल सपोर्टेड, इज जनरली एक्सेप्टेड। दिस मे बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस। आप एक हाइपोथेसिस की कामयाबी पे फर्दर हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने डेंगू और मलेरिया का कंपैरिजन किया, आपने एक हाइपोथेसिस बनाया कि फॉर एग्जांपल, मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं, आपने हाइपोथेसिस बनाया कि इफ मलेरिया अकर्स ड्यू टू अ स्पेसिफिक मॉस्किटो देन डेंगू आल्सो अकर्स ड्यू टू अ स्पेसिफिक मॉस्किटो। मतलब अगर मलेरिया एक स्पेसिफिक मॉस्किटो की वजह से होता है, तो डेंगू भी किसी एक मॉस्किटो की वजह से होता है। अब मैं इसके ऊपर वर्किंग शुरू करता हूं और मैं कामयाब हो जाता हूं। अगर मैं कामयाब हो जाता हूं तो अब मैं उसके बाद मजीद हाइपोथेसिस ड्रॉ करना शुरू करूंगा। तो ये जो आगे से आगे हाइपोथेसिस ड्रॉ करने का तरीका होता है, ये बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस आगे से आगे बनते हैं। Soon a series of hypotheses supported by the results of many tests which is then called a theory। अब ये है theory की असल डेफिनेशन, कि जब आप हाइपोथेसिस जो हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट से गुजार लेते हैं, अच्छे तरीके से गुजार कर आप उसको जो है वो उस हाइपोथेसिस से नए हाइपोथेसिस निकालते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे हम ड्राइंग मोर हाइपोथेसिस by experimenting on one hypothesis leads us to the formation
ऑफ अ थ्योरी, यानी किसी एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करके उससे मजीद हाइपोथेसिस बनाना हमें थ्योरी बनाने की तरफ लेकर जाता है। अच्छा, इसमें हाइपोथेसिस ज्यादा बनाने की क्यों जरूरत है? अब ये देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं लिखने लगा हूं। एवरी कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू साइंस हैज मल्टीपल स्टडी एंगल। हर कॉन्सेप्ट को एक अंदाज से देखना साइंस की फील्ड नहीं है। साइंस कभी भी किसी कॉन्सेप्ट को एक एंगल से नहीं देखती, बल्कि उसके लिए डिफरेंट अंदाज से एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए जाते हैं। इधर से भी डिजाइन किया जाएगा, इधर से भी डिजाइन किया जाएगा, इधर से भी डिजाइन किया जाएगा, हर एंगल से उस चीज को देखा जाएगा। और हर एंगल से देखने के लिए क्या जरूरी है जी? इसका आंसर मुझे आप लोग करेंगे। किसी भी चीज को हर एंगल से देखने के लिए क्या जरूरी है? मल्टीपल हाइपोथेसिस। जब आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट को मल्टीपल एंगल से देखते हैं तो उसके लिए आपको मल्टीपल हाइपोथेसिस चाहिए होते हैं। क्या मतलब है कहने का? यहां सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि जब आप एक थ्योरी बना रहे होते हैं तो वो थ्योरी एक हाइपोथेसिस पे नहीं खड़ी होती। ये देखिए यहां पर एक और सेंटेंस, एवरी थ्योरी इज स्टैंडिंग अपॉन अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। ये अब आगे मैं लिखूंगा, एग्जामिन्ड बाय मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशन। ये बड़ा जरूरी जुमला है कि हर थ्योरी मल्टीपल हाइपोथेसिस पे खड़ी हुई होती है और वो मल्टीपल हाइपोथेसिस को मल्टीपल एक्सपेरिमेंट से गुजारा जाता है, तब जाके थ्योरी बनती है। और आइए अब थ्योरी की एक और डेफिनेशन आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू साइंस, थ्योरी इज ए कलेक्शन ऑफ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स। साइंस, देखिए वैसे हम क्या कहते हैं, फलां चीज थ्योरी है। हमारा बिहेवियर थ्योरी की तरफ क्या होता है? हम कहते हैं यार फलां थ्योरी है, फलां थ्योरी है। थ्योरी है ना, कौन सा कोई लॉ बन गया? तो थ्योरी की तरफ हमारी क्या अप्रोच है आमतौर पे? हमारी आमतौर पे थ्योरी की तरफ अप्रोच ये है कि थ्योरी को फारिग से चीज होती है। थ्योरी किसी के मुंह की बात है। क्या मेरे इस तमाम कॉन्सेप्ट बताने से आपको लग रहा है कि थ्योरी किसी के मुंह की बात है? थ्योरी मुंह की बात नहीं है, थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स की बात है। जब आप एक्सपेरिमेंट से कोई बात प्रूव कर देते हैं तो वो चीज थ्योरी बन जाती है। और मेरा ये सेंटेंस आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि थ्योरी ऑफ साइंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी इन इंग्लिश लैंग्वेज। याद रखिए, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में थ्योरी पढ़ते हैं उसका क्या मतलब होता है? वो किसी के मुंह की बात है यार, एवं फजूल गल्ला ने, एवं आमतौर पे हम क्या कहते हैं, बोंगिया मारदा पे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, यार थ्योरी है, हाँ ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। ये जो कही जाने वाली बात है, इंग्लिश में थ्योरी ये होती है, साइंस में थ्योरी ये नहीं होती। साइंस में थ्योरी सालों लगा के एक्सपेरिमेंट्स के जरिए प्रूव होने वाले फैक्ट को कहते हैं। अब आइए दोबारा इसी सेंटेंस के ऊपर, एवरी थ्योरी अकॉर्डिंग टू साइंस, थ्योरी इज ए कलेक्शन ऑफ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स। बरस हा बरस, साल हा साल लगाकर जो बात एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो उसको थ्योरी कहा जाता है, ना कि इंग्लिश वाली थ्योरी के यार एवं बोलदा पे है थ्योरी है, ये थ्योरी है। अच्छा जी, ये कोरोना के बारे में एक नई थ्योरी ये भी आई है। ओ भाई, वो थ्योरीज नहीं आई, वो हाइपोथेसिस आ रहे हैं। अभी कोरोना के बारे में इतने करंट जो थ्योरीज हैं वो बनी नहीं है। और याद रखिए, जब तक कोई चीज, मोस्टली ऐसा होता है, हर दफा नहीं वैसे, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि जब तक कोई चीज थ्योरी नहीं बन जाती वो बुक्स में नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं है,
बहुत सी हमारी अपनी बुक में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हाइपोथेसिस हैं, वो थ्योरी नहीं है, जैसे 14वें चैप्टर में भी है। लेकिन जो मैं आपको बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि ये दो चीजें समझें। मैंने आपको शुरू में बताया था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। जी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, साइंस में प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, या चलें पहले मुझे बताएं इंग्लिश में प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें उसको। मसला। कोई भी ऐसा मसला जो हमें इरिटेट कर रहा हो। साइंटिफिक प्रॉब्लम ये नहीं होता, साइंटिफिक प्रॉब्लम रिसर्च डिजाइन होता है। मतलब आपने एक रिसर्च डिजाइन की है ना, जब आपने वो रिसर्च डिजाइन की है तो वो साइंटिफिक प्रॉब्लम है। अब वो चाहे आपको इरिटेट कर रहा है मसला, चाहे नहीं कर रहा, वो साइंटिफिक प्रॉब्लम कहलाएगा। इंग्लिश का प्रॉब्लम और साइंस का प्रॉब्लम ये दोनों डिफरेंट चीजें। साइंस का प्रॉब्लम है रिसर्च, साइंस में प्रॉब्लम कहते हैं रिसर्च डिजाइन को, इंग्लिश में प्रॉब्लम कहते हैं इरिटेटिंग इशू को। इंग्लिश में थ्योरी कहते हैं कलेक्शन ऑफ सम, वो क्या कहते हैं कि वेग आइडियाज, ढके छुपे मुंह की बातें, इस चीज को थ्योरी कहते हैं। साइंस में थ्योरी कहते हैं बरस हा बरस के एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूव होने वाले किसी फैक्ट को। ये फर्क है थ्योरी और साइंस का। थ्योरी में, थ्योरी का साइंस और इंग्लिश में बहुत फर्क चीजें हैं। आपको अक्सर लोग ये कहते मिलेंगे थ्योरी है यार, और थ्योरी है, ये कौन सा सही प्रूव हो गया। अभी रुकें, अभी मैं आप लोगों का और हिलाने लगा हूं। अभी आप लोग जो है ना वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी और जल्जले आने लगे हैं, जरा इधर देखिएगा। समटाइम थ्योरी इज सुपीरियर देन लॉ। अब मैं आपको बुक की बाहर की बात बता रहा हूं। हम आमतौर पे क्या पढ़ते हैं, सबसे ऊपर क्या चीज होती है, लॉ। जी। लेकिन क्या मेंडल के लॉज आप बगैर थ्योरी के पढ़ सकते हैं? आपने एलील ना पढ़ा हो, आपने जीन ना पढ़ा हो, आपने होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ना पढ़े हो, ये सारी क्या है, ये थ्योरी है ना। आपने ये सब कुछ ना पढ़ा हो और आप बैठ जाएं मेंडल का लॉ हल करने, तो क्या कर सकते हैं आप कभी भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है जब तक थ्योरी नहीं पढ़, थ्योरी लॉ को जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक लॉ भी नहीं बन सकता। सो थ्योरी कैन बी सुपीरियर देन लॉ। अगली बात आई है, एक और चीज, लॉ कैन बी रिजेक्टेड। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यह मैं अभी फिलहाल बुक से बाहर चल रहा हूं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं बुक से बाहर चल रहा हूं। ये मैं बातें आपको गलत नहीं बता सकता, बाद में मैं आपको बता दूंगा आपकी बुक में क्या क्या मेंशन है। आपकी बुक के मुताबिक और 9th की बुक के मुताबिक लॉ रिजेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन साइंस का रूल क्या है जी, कोई मुझे बताएगा जल्दी से, साइंस का रूल क्या है? रिजेक्ट हो सकता है। हर चीज फॉल्सिफाइबल है। साइंस में जो लॉ दिया गया है, जो थ्योरी दी गई है, वो फॉल्सिफाइबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाईजान, अगर किसी बंदे ने लॉ का नया तरीका निकाल लिया तो पुराना जो लॉ बना हुआ है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसे मेंडल के सेकंड लॉ पे एतराज लग चुके हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ पे एतराज लग चुके हैं, एतराज लग रहे हैं। तो न्यू एक्सपेरिमेंटेशन से अगर लॉ फॉल्सिफाई होता है तो उसको फॉल्सिफाई किया जा सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस एवरीथिंग इज फॉल्सिफाइबल, एवरी थ्योरी एवरी लॉ इज फॉल्सिफाइबल। और हाइपोथेसिस तो बनता ही इसलिए कि उसको फॉल्सिफाई किया जा सके। हाँ, अब आइए, यहाँ आपको इन्होंने थ्योरी की डेफिनेशन दी हुई है। देयर इज अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस जिसको एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया जाता है।
और थ्योरी जब हाइपोथेसिस को आप एक्सपेरिमेंट से टेस्ट कर लेते हैं तो वो थ्योरी बन जाती है। ये गुड थ्योरी की डेफिनेशन अक्सर आ जाती है। अब मैं ये बातें थोड़ी सी कल डिस्कस कर लूँगा क्योंकि टाइम ऊपर हो गया। कभी कभी गुड थ्योरी की आ जाती है आपको, और प्रोडक्टिव थ्योरी जो है उसकी डेफिनेशन आ जाती है। ये पढ़ लीजिएगा लाजमी, वरना इसको कल डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद साइंटिफिक लॉ बताया हुआ इन्होंने, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। If a theory survives this skeptical approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a scientific law. अगर थ्योरी को मुस्तकिल एक्सपेरिमेंट से गुजारा जाए तो वो साइंटिफिक लॉ बन जाती है। ये मैंने क्या लगाया है? क्रॉस। ये बात भी गलत है। हर थ्योरी का लॉ बनना जरूरी नहीं है, ये बात भी कल डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अपनी बुक में देख लीजिए, आपकी बुक के मुताबिक कोई भी थ्योरी जो मुस्तकिल एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाए, सही प्रूव हो जाए, वो लॉ होती है। लेकिन आगे ये क्रॉस देख लीजिएगा कि ये बात भी गलत है। प्रॉब्लम ये है कि हमें बोर्ड के लिए बुक को फॉलो करना है। ओके हो गया जी बच्चे? यहीं से कंटिन्यू करेंगे, टेंशन ना लें। इंशाल्लाह कंटिन्यू करके आपके सारे जो हैं वो जो आपके कॉन्सेप्ट में जलजले आए हैं उनको जो है वो हम सही करेंगे। जी अभी आपका फौरी तौर पे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो बताइए। अगर मुझे फील हुआ कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो फिर हम जो है वो उसको कल कर लेंगे। जी बच्चे, क्या चेंज आया? ये ना कहना कि सर क्या क्या बताएं। हाँ जी, समझ आया कि कोई नहीं आया? यस सर, समझ आई। चले बाकी अपने क्वेश्चन कल लेकर आइएगा बच्चे, लाजमी लाजमी। आप सब लोगों ने वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया, आप सब लोग कर लें तो बेहतर है, वरना मैं तो वहाँ लेक्चर रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वगैरह कर ले आइएगा, टाइम ऊपर हो जाना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।